हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। अगर है तुझ में दम तो उसे पाकर दिखा, अगर है तुझ में दम तो उसे पाकर दिखा और अपने खून से लिख दे उस कहानी की किताबें, अपने खून से लिख दे उस कहानी की किताबें और बोल अपनी किस्मत को, अगर है तुझ में दम तो इसे मिटा कर दिखा। हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या बाय ट्विंकल सर की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कृषि का पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके थे और आज हम लोग पार्ट 3 को देखेंगे। हम लोग पार्ट 1 में कृषि का अध्ययन किए थे जो कि काफी विस्तृत में गए थे और पार्ट 2 का भी विस्तृत जानकारी प्राप्त किए थे। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे और पार्ट 3 में खाद्य फसलों के अलावा अन्य जो खाद्य फसलें हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि पहला टॉपिक आता है गन्ना। इसके पहले हम लोग दाल के बारे में पढ़े थे, मोटे अनाज के बारे में पढ़े थे, चावल के बारे में, गेहूं के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में अध्ययन किए थे जो हमारा मुख्य खाद्य फसल था। मक्का के बारे में जो हमारा मुख्य खाद्य फसल था, गेहूं के बारे में जो हमारा मुख्य खाद्य फसलें थे, ये सारी चीजों के बारे में अध्ययन कर चुके थे और आज हम लोग गन्ना के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि गन्ना जो है वह क्या होता है, यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध की फसल होती है। गन्ना क्या होती है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध की फसलें होती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 30 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच और 30 डिग्री साउथ के बीच में उष्ण कटिबंध कहा जाता है और 30 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री नॉर्थ तक और 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 डिग्री साउथ तक उसको उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये दोनों भागों में गन्ना का उत्पादन किया जाता है। तो गन्ना का उत्पादन करने के लिए क्या जरूरी है, तो गन्ना का उत्पादन करने के लिए हमें तापमान क्या होनी चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। हमें गन्ना का उत्पादन करने में जो तापमान चाहिए वह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य चाहिए। हमें वर्षा क्या चाहिए गन्ना में, तो 75 डिग्री सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा चाहिए। विश्व में गन्ना का उत्पादन जो था वह पहला कौन था, तो पहला था ब्राजील, पहला था ब्राजील और मेरा दूसरा क्या है, मेरा दूसरा है भारत। फिर गन्ना से बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं चीनी। गन्ना से क्या बनाया जाता है, चीनी बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है, चीनी जैसा ही रहता है जिसको बोलते हैं खांडसारी बनाया जाता है और सीरा बनाया जाता है। हम लोग गन्ना का भी जूस पीते हैं जो कि गर्मियों के महीनों में इसकी मांग अत्यधिक बढ़ जाती है। तो इसका उत्पादन राज्य क्या है गन्ना का, तो उत्पादन गन्ना का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बिहार में, पंजाब में और हरियाणा में उगाया जाता है। और भी राज्यों में, ये केवल इतने ही राज्यों में नहीं, और भी राज्यों में उगाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में वहां उगाया जाता है। जहां पर ज्यादा मात्रा में उगाया गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा, ये सभी जगहों पर गन्ना का उत्पादन किया जाता है। ये था गन्ना का टॉपिक कि यह उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय वाली फसलें हैं। इसका जो तापमान है 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में पाया जाता है। इसकी जो वार्षिक वर्षा होती है 75 डिग्री से 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। गन्ना से बनाया जाता है, चीनी बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है, खांडसारी बनाया जाता है, सीरा बनाया जाता है। बाकी बात उत्पादन जो राज्य है और ये है। अब आता है तिलहन, जिसको हम लोग बोलते हैं तिलहन अर्थात
जिससे तेल निकाला जाता है। तो तिलहन 2016 में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था। चीन के बाद 2016 में हम देखे थे कि चीन के बाद जो था हमारा भारत दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादन वाला देश था। तो पहला कौन था? पहला चीन था। तिलहन की जो मुख्य फसलें हैं वह कौन है? तो मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी है, बिनौला है, अलसी है और सूरजमुखी है। ये सभी चीजों से तेल निकाला जाता है। इनमें से कुछ ऐसे भी बीज हैं जिससे हम लोग साबुन बनाते हैं, जिससे हम लोग श्रृंगार के रूप में उपयोग करते हैं। तो ऐसे भी कुछ इनमें से तिलहन में कुछ ऐसे भी बीज हैं जिसमें हम लोग श्रृंगार के रूप में प्रयोग करते हैं और साबुन भी बनाते हैं। यहाँ पर बोला है कि तिलहन, यहाँ पर बोला है मूंगफली। मूंगफली क्या है? तो मूंगफली एक प्रकार का खरीफ फसल है। हम जानते हैं कि मूंगफली एक प्रकार का क्या है? खरीफ फसल है। हम खरीफ फसल पिछले कक्षाओं, पिछले अध्याय में, पिछले पार्ट में विस्तृत भागों में बताए थे। खरीफ फसल अर्थात खर जाना, खराब हो जाना। खराब कब होती है? जब जोर से बारिश होगी तो हमारा फसल खराब हो जाता है। तो बारिश के महीनों में जो फसल का उत्पादन किया जाता है वे खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। जैसे मूंगफली एक प्रकार का खरीफ फसल है। गुजरात में मूंगफली का प्रमुख उत्पादन राज्य माना जाता है। गुजरात में क्या होता है कि मूंगफली का उत्पादन सबसे प्रमुख गुजरात में है। अलसी और सरसों रबी की फसलें होती है। सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलसी और सरसों रबी की फसलें होती है। उसके बाद तिल जो है यह उत्तर भारत में खरीफ फसल में और दक्षिण भारत में रबी फसल में उगाया जाता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तिल जो है यह उत्तर भारत में खरीफ फसल में उगाया जाता है और दक्षिण भारत में इसे रबी फसल में उगाया जाता है। किसको? तिल को। उसके बाद अरंडी जो है वह खरीफ तथा रबी फसल दोनों ही फसल के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट कि अरंडी जो है वह खरीफ तथा रबी दोनों ही फसलों में, दोनों ही ऋतुओं में, दोनों ही फसल की ऋतुओं में बोया जाता है। तो ये था गन्ना और ये था तिलहन। अब हम आते हैं बागवानी फसलें। बागवानी फसलें से पहले जो आता है वह मेरा आता है चाय। तो चाय को हम लोग देखते हैं, इसे नोट कीजिए। यह एक चाय जो है हम जानते हैं कि यह एक क्या है? पेय पदार्थ है। यह पेय पदार्थ है। हम जानते हैं कि चाय क्या है? तो यह एक पेय पदार्थ है। उसके बाद यह एक प्रकार की रोपण फसलें भी है। एक प्रकार की रोपण फसलें हैं। एक प्रकार की रोपण फसलें। चाय मेरा क्या है? तो एक प्रकार की रोपण फसलें हैं। तापमान क्या चाहिए? तापमान इसे 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य चाहिए। वर्षा क्या चाहिए? तो वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि चाय बहुत विस्तृत क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसमें श्रम की आवश्यकता अत्यधिक इसमें श्रम की आवश्यकता जो होती है वह अत्यधिक होती है। और जब अत्यधिक होती है तो सबसे पहली बात है कि इसमें श्रम की आवश्यकता अत्यधिक होती है। तो चाय को उगाते समय क्या होनी चाहिए? तो इसमें पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। पानी की
पानी की पर्याप्त मात्रा, पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। हम जानते हैं चाय सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? सबसे पहले चीन का ही चाय है कि जब चीन में सबसे पहले चाय की खोज हुई थी, तो चाय की खोज होते समय जब चाय की खोज हुई थी तो उसे भारत में लाया गया। तो उस समय जो चीन में था बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया, और जब चीन से हमारे भारत में लाया गया तो अभी चाय की जो उत्पादन है वह मेरा भारत है, और उपभोक्ता वाला भी अर्थात उपयोग करने वाला भी मेरा कौन है? मेरा भारत है। उपभोक्ता और उत्पादन में भी मेरा चीन, जो चाय का उत्पादन उपभोक्ता है वह कौन सा है? मेरा भारत है। अब इसे ढलाई वाला क्षेत्रों में इसे उगाया जाता है। किसे? चाय को ढलाई के क्षेत्रों में उगाया जाता है, क्योंकि इसे पानी की तो पर्याप्त मात्रा चाहिए, लेकिन पानी की पर्याप्त मात्रा चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए कि उसमें पानी जमा नहीं रहे। पानी आ रही है, बारिश हो रही है और वह बहकर वह कहीं दूसरे जगह निकल जा रही है, तो उसी क्षेत्रों में चाय का उत्पादन होता है। ढलावा रहना चाहिए, पानी का जमाव नहीं रहना चाहिए। उसके बाद इस प्रकार से चाय किया जाता है। अब जो चाय है वह सबसे पहले विश्व में देखेंगे। विश्व में प्रथम स्थान चीन, द्वितीय स्थान भारत। प्रथम स्थान चीन, द्वितीय स्थान भारत। उपभोग में उपभोग में मेरा कौन आ जाएगा? प्रथम स्थान पर भारत। सबसे ज्यादा यूज करने वाला मेरा भारत है, ये है। अब लेकिन हमारे भारत में सबसे ज्यादा कहां? तो भारत में सबसे ज्यादा भारत में प्रथम स्थान पर असम, द्वितीय स्थान पर पश्चिम बंगाल, तृतीय स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर केरल। ये है मेरा भारत का। उसके बाद दार्जिलिंग की पहाड़ी में भी होती है, दार्जिलिंग में भी किया जाता है चाय का उत्पादन। तो इस प्रकार की चाय का उत्पादन किया जाता है। अब चाय का उत्पादन हो गया तो अब वैसा जगह में भी उत्पादन किया जाए कि वहां पर गाड़ी आराम से पहुंच पाए, अर्थात वाहन आराम से पहुंच पाए। इसलिए अगर बहुत मात्रा में चाय की खेती किया गया है तो चाय की खेती करने के बाद गाड़ी वहीं पर आती है, और गाड़ी आने के बाद वहीं से उसको लोड किया जाता है और दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो जहां पर हर चीजों की सुविधा हो जाए वहां पर चाय की खेती किया जाता है। तो इस प्रकार की चाय की खेती थी। और चाय की खेती करने में चाय जो होता है वह 3 प्रकार से, जैसे एक ग्रीन टी, एक सफेद टी और एक ब्लैक टी होता है। चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन की मात्रा पाई जाती है। तो ये सारा चीज चाय में था। अब आते हैं कॉफी में, इसे नोट कीजिए। कॉफी, हम जानते हैं कि कॉफी जो है वह अपनी गुणवत्ता में यह सबसे ज्यादा विख्यात है, अपनी गुणवत्ता में सबसे ज्यादा विख्यात है। और ये अपनी गुणवत्ता में सबसे ज्यादा विख्यात है तो हमारे भारत देश में, हमारे भारत देश में कौन सी किस्म की? तो अरेबिका किस्म की, अरेबिका किस्म की कॉफी की जाती है। हमारे भारत देश में कौन सी किस्म की खेती की जाती है? कौन सी किस्म की कॉफी? तो अरेबिका किस्म की कॉफी की जाती है। अब कॉफी जो है वह कहवा के बीज से ही कॉफी बनता है। यह जो है, यह कहवा के बीज से कॉफी बनता है। ये कहवा के बीज से ही कॉफी बनता है। अब आते हैं कॉफी। सबसे ज्यादा जो कॉफी का उत्पादन किया जाता है वह कहाँ किया जाता है? कॉफी का उत्पादन
उत्पादन सबसे ज्यादा ब्राजील में, सबसे ज्यादा कहाँ, तो सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील में। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे का फजेंडा, विश्व का फजेंडा कहा जाता है। की शुरुआत हुई तो कॉफी का उत्पादन कहां पर, तो बाबा बुदन की पहाड़ी। कहां पर, तो सबसे पहले हमारे भारत में बाबा बुदन की पहाड़ी पर। यह बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी। बाबा बुदन की पहाड़ी पर सबसे पहले कॉफी का काम किया गया था, कॉफी किया गया था, और यह कर्नाटक में है। तो यहाँ पर प्रश्न आते हैं कि कॉफी का सबसे पहले भारत में उत्पादन कहाँ किया गया था, तो वहां पर ऑप्शन हो जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ी। उसके बाद जो और भी उत्पादन है केरल में है, उसके बाद तमिलनाडु में है। ये सभी जगहों पर क्या किया जाता है, तो कॉफी का उत्पादन किया जाता है। कॉफी का इतने ही, अब आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कीजिए। बागवानी फसलें हम लोग देखते हैं, छोटा मोटा जो खेती की जाती है, छोटा मोटा जो सब्जी और वहां पर फल भी किए जाते हैं, ये सारे बागवानी फसल के अंतर्गत आते हैं। कहीं कहीं ऐसे भी जगह है कि वहां पर एक ही प्रकार की फसलें की जाती है, कहीं कहीं ऐसी जगह है वहां पर एक ही प्रकार के फल या सब्जियां का उत्पादन किया जाता है। जैसे हम चल जाते हैं महाराष्ट्र की ओर, जैसे हम चल जाते हैं महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, तो ये सारे जगहों पर आम किया जाता है सबसे ज्यादा। हम अगर चल जाते हैं नागपुर में और चेरापूंजी अर्थात मेघालय में, वहां पर संतरे ज्यादा किए जाएंगे। उसके बाद हम चल जाएंगे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, और ये सभी के क्षेत्रों में वहां पर जाएंगे, केले का उत्पादन अत्यधिक किए जाएंगे। हम चल जाते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये सभी जगहों में वहां पर सेब अत्यधिक उत्पादन किए जाते हैं। तो ये सारे बागवानी फसल, और भी अलग अलग जगहों पर टमाटर, मटर, फूलगोभी, ये सारी चीजों का उत्पादन किया जाता है। ये मेरा बागवानी फसल के अंतर्गत आते हैं, ये सारे चीज बागवानी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम ऐसे फसल के बारे में अध्ययन करेंगे जो खाया नहीं जाता है। हम लोग देख लिए कि बागवानी फसल के अंतर्गत अर्थात शुरू से चावल को देखें, गेहूं को देखें, मोटे अनाज में देखें, बाजरा को देखें, रागी को देखें, मक्का को देखें, दाल को देखें, फिर हम लोग चाय को देखें, कॉफी को देखें, तिल को देखें, गन्ना को देखें, ये सारे फसल खाए जाते हैं और ये सारे फसल पेय पदार्थ हैं। लेकिन अब जो हम लोग जो फसल के बारे में पढ़ेंगे वे अखाद्य फसलें हैं, जिसको खाया नहीं जाता है। हम लोग बागवानी फसल में देखो जिसको खाया गया, जैसे आम हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, अंगूर हो गया, मटर हो गया, फूलगोभी हो गया, टमाटर हो गया, आलू, सारे फसल जो खाए गए हैं ये बागवानी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला कौन सा फसल जो खाया नहीं गया, तो वह आता है रबड़। वह क्या आ गया, तो वह आता है रबड़। यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। इसका जो तापमान चाहिए, तापमान क्या चाहिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा क्या चाहिए, 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। इसे क्या चाहिए, वर्षा 200 सेंटीमीटर चाहिए। तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसलें हैं, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 200 सेंटीमीटर, और उत्पादन जो राज्य है, उत्पादन राज्य है जैसे केरल, कर्नाटक और अंडमान निकोबार, ये सभी के क्षेत्रों में क्या किए जाते हैं, तो रबड़ का उत्पादन किए जाते हैं। और आज का जो आधुनिक युग हो गया वो रबड़ बहुत इंपॉर्टेंट अभी रखता है। तो ये रबड़ में था। अब जो रेशेदार फसलें आते हैं, वह रेशेदार में क्या आता है, सबसे पहले कपास, उसके बाद जूट, के बाद सन और प्राकृतिक रेशे, ये सारे चीज रेशेदार फसल के अंतर्गत आते हैं।
यहाँ पर इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन कि इनमें से रेशेदार फसल कौन से हैं। ये चारों का नाम याद करेंगे, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे चारों चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये हम देखते हैं कि कपास जो है वह हम लोग फसल को उपजाते हैं, अर्थात मिट्टी से उपजाया जाता है, जूट को भी और सन को। लेकिन प्राकृतिक रेशम, ये प्राकृतिक रेशम को क्या करते हैं, तो हम लोग कोकून तैयार करते हैं, कोकून तैयार करके हम लोग प्राकृतिक रेशम तैयार करते हैं। और रेशम का जब हम लोग उत्पादन करते हैं, जब हम लोग रेशम का उत्पादन करते हैं तो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। हम लोग कल उसी पार्ट 1 में हम लोग पढ़ रहे थे कि एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारे चीजों का हम लोग अध्ययन किए थे और बोले भी थे कि इसे कमेंट में अवश्य बतावे कि ये क्या क्या चीज में उत्पादन किए जाते हैं। तो पहला जवाब आ गया कि सेरीकल्चर क्या चीज उत्पादन के लिए, रेशम का उत्पादन किया जाता है, तो वह सेरीकल्चर कहलाता है। ये सारे चीज मिट्टी से उत्पादन किए जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक रेशम जो है वह कोकून से तैयार किया जाता है, इसे हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। तो आते हैं सबसे पहले कपास। ये कपास हम लोग आते हैं सबसे पहले, हम लोग पिछले कक्षाओं में, पिछले अध्याय में कपास के बारे में भी अध्ययन किए थे कि सबसे पहले कपास कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है। तो क से कपास और क से काली, क से कपास और क से काली, अर्थात हम लोग उस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी का भी नाम दिए थे। तो सबसे पहले आ गया है कपास। तो कपास यह काली मिट्टी में उगाया जाता है। यह अब हम लोग देखे थे यहाँ पर एक छोटा सा प्लेट टकराया था। यहाँ से टकराने के क्रम में यहाँ पर ज्वालामुखी उठना चालू किया, और ज्वालामुखी उठना चालू किया तो यहाँ पर ये सारे क्षेत्र में क्या लेयर भर गए, मिट्टी। कौन सा मिट्टी, तो काली मिट्टी का लेयर भर गया। काली मिट्टी का लेयर भर गया तो ये काली मिट्टी क्या हो गए, इधर पड़ गए। और इस काली मिट्टी में कौन सी फसल, कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती की जाती है कहाँ पर, तो ये काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। और यह दक्कन के पठारों में किया जाता है, इसी का नाम हो जाता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, इसे पाला रहित चाहिए, 210 पाला रहित, 210 पाला रहित चाहिए इसे। तब क्या होता है, कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती कहाँ, तो दक्कन के पठार में, अर्थात महाराष्ट्र में। यहाँ पर नाम याद हो रहा है, महाराष्ट्र में। उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद अगर नीचे आएंगे कर्नाटक में, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आ जाएंगे गुजरात के क्षेत्रों में। ये सारे जगहों पर क्या किया जाता है, तो कपास की खेती की जाती है। तो ये था कपास। हम जानते हैं कि यह कपास, आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं कि कपास कौन सी फसल है, रबी, खरीफ या जायद। ये कमेंट में आप लोग अवश्य बतावें कि कपास कौन सी फसल है, रबी फसल, जायद फसल या खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं जूट में। लेकिन कपास को पकते पकते 6 से 8 महीने लग जाते हैं, कपास को पूरा उगते उगते 6 से 8 महीने तक लगते हैं। इसके बाद आते हैं, यह भी रेशेदार फसल, जिससे हम लोग रस्सी जैसा बनाया जा सकता है, रेशेदार रस्सी। और कपास से भी हम लोग रस्सी बनाते हैं, कपास से भी हम लोग क्या बनाते हैं, तो रस्सी बनाते हैं। अब आते हैं जूट, जो कि इंपॉर्टेंट है। जूट से भी हम लोग क्या करते हैं, तो रस्सी को बनाते हैं। जूट से भी हम लोग क्या करते हैं, रस्सी को बनाते हैं। इसे हम लोग, इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है जूट को। तो जूट का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, पटसन। जूट का एक और नाम होता है, एक और नाम पटसन। इसे क्वेश्चन में पूछेगा सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, ऑप्शन में जूट ना देके पटसन अगर देगा तो हम पटसन को सही मारेंगे, हम पटसन को सही मारेंगे। अब यह जो जूट है वह जल निकासी के क्षेत्रों में, जहां पर जल का निकासी हो जा रहा है, जहां पर जल का निकास हो जा रहा है, जल की निकासी हो जा रही है, जल की निकासी हो रही है, उस क्षेत्रों में भी हम लोग क्या करते हैं, तो जूट का उत्पादन करते हैं। उसके बाद आता है, इसे बढ़ने समय उच्च तापमान की आवश्यकता, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। उत्पादन राज्य
उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सभी के क्षेत्रों में किया जाता है। मेघालय आदि, ये सभी के क्षेत्रों में क्या किया जाता है, तो निर्माण किया जाता है। अब इसका प्रयोग, जूट का प्रयोग चटाई बनाने में, बोरियां बनाने में, ये सभी की चीजों में हम लोग क्या करते हैं, चटाई, बोरी, ये सभी चीज हम लोग जूट से ही बनाते हैं। अब इसके बाद आता है प्राकृतिक रेशा। यह एक प्रकार का तंतु है और इसे कौन से तैयार किया जाता है। इसको सबसे पहले एक पौधा पर पेड़ पर उत्पादन किया जाता है और वह जब उत्पादन होता है तो यह उत्पादन, रेशम उत्पादन को हम लोग सेरीकल्चर का नाम देते हैं। लेकिन जैसे जैसे नायलॉन आता गया और उन नायलॉन की कम कीमत की वजह से, अर्थात लेलून, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं लेलून की रस्सी, तो जब लेलून आ गया, नायलॉन आ गया, तो नायलॉन की कीमत कम होने से इनकी जो मांग हो गई वह थोड़ा घट गई है और इनकी मांग घट जाने के कारण इनकी कीमत में बढ़ोतरी हो गई है और बढ़ोतरी होने से मांग कम हो गई है। तो मांग किसका अधिक हो गया है, तो नायलॉन की रस्सी की मांग अधिक हो गई है और अधिक होने से क्या हो गया है, इस पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन मजबूत सबसे अच्छी रस्सी जो चटाई होती है, बोरियां होती है, ये सब जूट से बनाए जाते हैं। ये थे हमारे रेशेदार फसल, और रेशेदार फसल में बताएं कि कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, तो ये सारे चीज थे। अब हम लोग अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे और ये हम लोग थर्ड पार्ट में ये सारी चीजों को, अखाद्य फसल के बारे में हम लोग अध्ययन किए। अगर चीजें नहीं समझ में आई होगी तो उस चीजों का, इस कंटेंट को आप लोग अच्छे से देखिए। हम जो है वह दाल, जितने भी हम लोग फसल पढ़े हैं उन सभी फसलों को एक डॉक्यूमेंट के तहत, पीडीएफ के तहत हम फिर से अपनी चैनल में उसको डालेंगे, जो एक कंटेंट में अच्छी तरह से लिखा है, अच्छी तरह से समझाया गया है, उसे भी अवश्य देखें। और जहां पर नहीं समझ में आई होगी वहां पर इस वीडियो को पुनः प्रयास करके देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।